हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के। ठीक है, तो चलो एक एक करके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हमें बोल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है इथाइन का और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बनाना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, इथाइन का फॉर्मूला होता है बेटे C2H2। ये इथाइन होता है। ठीक है, और हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। और तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन ये यहां बन गया। ये हमने बना दिया इसका स्ट्रक्चर। क्या है ये स्ट्रक्चर? अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान काम होता है। आप क्या करो, पहले तो इस तरीके से सारे एटम्स लिख लो, जितने भी एटम्स हैं यहाँ पे। तो दो हाइड्रोजन थे, दो कार्बन थे, हमने इस तरीके से बना दिया। अब क्या करना है कि जितने भी बॉन्ड थे, एक बॉन्ड को हटाओ और दो इलेक्ट्रॉन को लगा दो। जैसे ही हमने ये वाला बॉन्ड हटाया तो यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए ऐसे। ये तीन बॉन्ड हटाए तो यहाँ पे हम कितने इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे? 6। तो ध्यान रखना, एक बॉन्ड के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड था इसकी जगह पे दो इलेक्ट्रॉन्स लगा देते हैं हम ऐसे। ये हमने लगा दिया ऐसे। अब क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन्स को करना है हमें कवर। अब जैसे इस हाइड्रोजन के ये दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटे, इस हाइड्रोजन के ये दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस कार्बन के ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इस वाले कार्बन के ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये बन गया इथाइन। ये इथाइन था, ये इसका स्ट्रक्चर था और ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है राइट द नेम एंड द फॉर्म राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड्स का हमें नाम लिखना है। क्या करना है? इन कंपाउंड्स का नाम लिखना है। तो हमारे पास पहला ये है। इसमें तो पहले तो देखो ग्रुप कौन सा लगा है, COOH। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? COOH ग्रुप लगा हुआ है। और COOH ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन और एक के 5 कार्बन। और कार्बोक्सिलिक एसिड है, 5 कार्बन वाला पेंटेन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो ये पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। ये हो गया पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, सेकंड वाला है ये। इसमें देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो 4 कार्बन वाला होता है ब्यूटेन होता है वैसे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एल्काइन है वैसे। तो कौन से नंबर के कार्बन पे लगा हुआ ट्रिपल बॉन्ड? 1 2 3 4। कौन सा यूज करते हैं हम? कम वाला यूज करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 आइन। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूट 1 आइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड वाले में ये ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है बेटे। क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 कार्बन है तो हेप्टेनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हेप्टेनल। ठीक है, Al लिखा हुआ, ध्यान रखना, हेप्टेनल है ये Al। अगला है 1 2 3 4 5। 5 कार्बन वाला है, OH ग्रुप है। OH ग्रुप अल्कोहल वाला होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन वाला है तो पेंटेन 1 ऑल। क्या हो जाएगा? पेंटेन 1 ऑल। अच्छा, 1 ऑल इसलिए क्यों? क्योंकि पहले कार्बन पे जो ये OH लगा हुआ है, ये कौन से नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है? ये फर्स्ट वाले कार्बन पे लगा हुआ है, इसीलिए ये पेंटेन 1 ऑल हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? आइडेंटिफाई एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। ठीक है, हमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है और उसका नाम लिखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो देखो इसमें OH लगा हुआ है, ये आइडेंटिफाई एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो OH ग्रुप लगा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये है अल्कोहल है। कौन सा? ये अल्कोहल। सेकंड में COOH लगा हुआ है। देखो ये COOH है, फंक्शनल ग्रुप ये है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है।
क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, थर्ड वाले में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये है CO। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये होता है बेटे कीटोन। कौन सा होता है, कीटोन। अच्छा, इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, क्या ये डबल बॉन्ड है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्कीन। क्या हो जाएगा, एल्कीन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को ही आइडेंटिफाई करना था, पकड़ना था कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप्स ये हो गए और इनके नाम भी हमने लिख लिए। चलो अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, अ कंपाउंड एक्स। क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड है एक्स, एक कंपाउंड एक्स है, इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके रिएक्शन से बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, C2H4OH। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है बेटे, C2H4O2। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, एंड एन अल्कोहल, मतलब एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल, इनके रिएक्शन से एक कंपाउंड बन रहा है एक्स, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4। ठीक है, तो एक कंपाउंड है एक्स जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल के मिक्सिंग से बन रहा है। ठीक है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका फॉर्मूला है C2H4O2। द अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMnO4। कह रहे हैं कि जो आपके पास जो अल्कोहल गिवन है, जब हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं किसके साथ, अल्कलाइन KMnO4 के साथ, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन करने के बाद तो वही कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। गिव द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल एंड द कंपाउंड एक्स, ऑल्सो राइट द रिएक्शन। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि हमारे पास एक कंपाउंड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है C2H2O2। क्या है, C2H2O2 हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसको कह रहे हैं कि इसको एक अल्कोहल के साथ मिला रहे हैं। किसके साथ मिला रहे हैं, अल्कोहल के साथ मिला रहे हैं, तो एक कंपाउंड मिल रहा है एक्स। तो हमें ये अल्कोहल बताना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बताना है, और जो कंपाउंड एक्स है ये बताना है कि क्या क्या है, और इनके लिए हमें रिएक्शन लिखनी है। तो पहले तो चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कौन सा होता है। ठीक है, तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा क्या। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, C2H4O2 है। ठीक है, अब देखो COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH तो लगता ही है। ठीक है, तो देखो हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप होता है ना, तो हमने एक C यहाँ यूज कर लिया, 2 ऑक्सीजन यूज कर लिए, एक H यूज कर लिया। अभी बचा क्या, एक कार्बन बचा और 3 हाइड्रोजन बचे। तो ये हमारे पास CH3COOH हो गया, ये हो गया इथेनोइक एसिड। क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब ये जो इथेनोइक एसिड है जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो X दे रहा है। अच्छा, आगे इन्होंने एक और भी चीज बोल रखा है कि जो ये इथेनोइक एसिड है ये कब बन रहा है, कि जब आप अल्कोहल का क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो अल्कालाइन KMnO4 के साथ, अल्कालाइन KMnO4 के साथ, तो आपको ये वाला कार्बोक्सिलिक, ये वाला इथेनोइक एसिड मिल रहा है। इसका मतलब ये कौन सा अल्कोहल होगा, ये होगा भैया आपका CH3CH2OH, ये होगा आपका इथेनॉल। क्या ये, इथेनॉल। तो ये जो हमारे पास अल्कोहल है ये इथेनॉल है, और जो ये है कंपाउंड ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इथेनोइक एसिड है। अब एक्स बनाना है और उसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे हम, और उसके लिए रिएक्शन भी लिख लेते हैं। तो चलो लिखते हैं बेटे। तो बेटा हमारे पास अल्कोहल कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा, CH3, C डबल बॉन्ड OH, ये इथेनोइक एसिड। अब इथेनॉल है हमारे पास, तो इथेनॉल क्या था, C, इधर H, इधर H, इधर H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, और यहाँ पे हमने OH लिख लिया। ठीक है, इसमें हम यूज कर रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक H2O वाटर निकल जाता है। क्या निकल जाता है, वाटर निकल जाता है। अब क्या बनेगा हमारे पास कंपाउंड, देखो क्या बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर ये एक O बचा हुआ है, देखो ये वाला O बचा हुआ है। अब देखो इस कार्बन का बॉन्ड खाली हो गया, वो वाला कार्बन हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ये ऐसे H, ये ऐसे H, और फिर ये H, ये H, और ये H। तो ये हमारे पास है वो कंपाउंड X, और ये होता है हमारा ईस्टर। क्या है बेटा, ये ईस्टर।
ठीक है, तो 3 चीजें पूछी थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास इथेनोइक एसिड है। अल्कोहल कौन सा है, अल्कोहल हमारे पास है इथेनॉल। कौन सा है बेटे, इथेनॉल। और जो कंपाउंड एक्स है ये क्या है, ईस्टर। इनके लिए रिएक्शन लिखना था, रिएक्शन भी हमने लिख लिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लीनिंग एजेंट देन सोप। कह रहे हैं कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं, जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये सोप के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर होते हैं। ऐसा क्यों, तो देखो ये होता है कि हार्ड वाटर, जब हम हार्ड वाटर होता है हमारे पास, हार्ड वाटर में क्या होता है, हमारे पास मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, तो जब हम हार्ड वाटर के साथ सोप को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं बेटे, सोप को यूज करते हैं, तो ये स्कम प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, स्कम प्रोड्यूस करता है। जिसकी वजह से, जब स्कम प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से क्या होता है कि सोप वेस्ट होता है, सोप वेस्ट होता है। ध्यान रखना, क्या करते हैं कि जब हम सोप को यूज करते हैं हार्ड वाटर के साथ, तो जो इनके साथ मिनरल के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाता है स्कम के फॉर्म में। अब क्या होगा कि जो इसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, सोप की क्लीनिंग प्रॉपर्टी, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, स्कम प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से सोप की प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाती है। वहीं पे हमारे पास जो डिटर्जेंट होगा, डिटर्जेंट स्कम प्रोड्यूस नहीं करता बेटे। ठीक है, डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ डिटर्जेंट को हम यूज करते हैं, जब हम डिटर्जेंट यूज करते हैं तो नो स्कम इज प्रोड्यूस, नो स्कम इज प्रोड्यूस, स्कम प्रोड्यूस्ड नहीं होता है बेटे। ठीक है, स्कम प्रोड्यूस्ड नहीं होता, ध्यान रखना, स्कम प्रोड्यूस्ड नहीं होता है। अब स्कम प्रोड्यूस नहीं होगा तो इसका क्लीनिंग एक्शन सोप के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा कि जो डिटर्जेंट होता है इसमें फोम भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है, फोम जैसे झाग देखा होगा आपने, फोम भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दूसरा। तीसरा क्या है कि इसका वाइड पीएच रेंज होता है, मतलब ये इसको हम वाइड पीएच रेंज के साथ इसे यूज कर सकते हैं। अगर एसिडिक होगा, बेसिक होगा, तो उसके साथ हम डिटर्जेंट को यूज करते हैं। ठीक है, वहीं पे हम सोप का इतना वाइड पीएच रेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो क्या था कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट बेटर होता है सोप से। क्यों, क्योंकि अगर हम उसका हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोप के साथ स्कम प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से उसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी घट जाएगी। वहीं पे अगर हम डिटर्जेंट के साथ यूज करेंगे तो डिटर्जेंट के साथ स्कम प्रोड्यूस नहीं होगा और उसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इन ग्रुप्स में फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है उनको बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे बनाने पड़ेंगे इनके स्ट्रक्चर्स। तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो क्या है, CH3, सी, ये हो गया O, CH2, CH2, फिर से एक और CH2 है, और लास्ट में CH3। तो देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये है कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटे, कीटोन है ये। ठीक है, सेकेंड है CH3, CH2, CH2, और लास्ट वन है C डबल बॉन्ड O। ये कौन सा ग्रुप है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है बेटा, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, अच्छा, थर्ड वाला है CH3, CH2, CH2, कितने हो गए, एक दो, तीसरा भी CH2, और लास्ट वन इज, ये जो ग्रुप है ये कौन सा है, ये होता है एल्डिहाइड। क्या होता है, एल्डिहाइड। ठीक है, और लास्ट वन इज CH3, CH2OH, ये OH ग्रुप होता है, ये होता है अल्कोहल। क्या है ये, अल्कोहल। तो यहाँ पे एक नेम द फंक्शनल ग्रुप कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप को नेमिंग करना था, नेम करना था, हमने नेम कर दिया। लेकिन अगर इसका नाम भी पूछा जाएगा तो हम नाम भी लिख सकते हैं। नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन,
हेक्सेन कौन से नंबर पे लगा हुआ है? सेकंड नंबर पे हेक्सेन 2 ओन। तो ये कीटोन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन 2 ओन। ये क्या है? 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा ये क्या है? 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा पेंटेनल। ध्यान रखना पेंटेनल बोला, NaL नल। ठीक है, ये क्या है? ये है इथेनल, सॉरी ये इथेनॉल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है हाउ इथीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल, गिव द रिएक्शन। देखो इथेनॉल से हमें बनाना है क्या? इथीन। ठीक है, कैसे बनाया जाएगा इसके लिए रिएक्शन लिखते हैं। तो पहले इथेनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हो गया इथेनॉल, ये हो गया आपका इथेनॉल, ये इथेनॉल है। ठीक है, इस पे हम इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीट कर रहा है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? ये यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? देखो बाकी सारे टर्म्स मैं ऐसे लिखता हूँ। H2O तो मैंने हटा दिया, बाकी सारे टर्म्स ऐसे रखता हूँ। अब देखो इसका इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली रह गया, इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड खाली रह गया, इन्होंने आपस में क्या बना लिया? डबल बॉन्ड बना लिया। तो ये था आपके पास क्या? इथेनॉल। और ये बन गया इससे क्या? इथीन। तो इथेनॉल से इथीन कैसे बना? कि जब हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसे हीट किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनटेक ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथेनॉल कैन बी लिथल। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर आपने थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में भी अगर मिथेनॉल को कंज्यूम किया तो वो खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होगा, मिथेनॉल को जब कंज्यूम किया जाता है, क्या किया जाता है? कंज्यूम। तो बॉडी में जाके इसका होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटे? ऑक्सीडेशन। जरा ध्यान से सुनिए, मिथेनॉल को जब कंज्यूम करेंगे तो ये बॉडी में जाके इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा मिथेनल में। किसमें? मिथेनल। ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो ये करेगा बेटे ऑप्टिक नर्व्स को इफेक्ट, ऑप्टिक नर्व को इफेक्ट करेगा। और इससे क्या हो सकता है? इससे ब्लाइंडनेस हो सकती है। और अगर एक्सेस में कंज्यूम कर लिया तो क्या हो सकता है? डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस इनटेक ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथेनॉल कैन बी लीथल। कह रहे हैं कि जो स्मॉल अमाउंट में जब मिथेनॉल को कंज्यूम करेंगे तो वो खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मिथेनॉल का बॉडी के अंदर जाके ऑक्सीडेशन होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा मिथेनल में। और मिथेनल क्या करेगा बेटे? मिथेनल एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है। ये क्या होता है? ये पॉइजनस होता है। ठीक है, पॉइजनस हो सकता है, पॉइजनस होता है और ये ऑप्टिक नर्व्स को डैमेज कर सकता है और ये ब्लाइंडनेस भी हो सकती है इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? अ गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम। कह रहा है कि एक गैस इवॉल्व होगी जब इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट किया जाएगा। नेम द गैस इवॉल्व्ड, कौन सी गैस इवॉल्व होगी? एंड ऑल्सो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो हमारे पास है इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है बेटे? CH3CH2OH, ये इथेनॉल है, ये इथेनॉल है। इसको हमने ऐड किया किसके साथ? सोडियम के साथ। अब सोडियम क्या करेगा बेटे? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, ये क्या करेगा? यहाँ से H को हटा देगा। ठीक है, यहाँ पे दो दो मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं इनके, H को हटाएगा और ये H2 के फॉर्म में निकल जाएगा और बचे बनेगा क्या? CH3CH2ONA। ठीक है, तो ये क्या था आपके पास? इथेनॉल। ये आपके पास क्या बना? ये हाइड्रोजन गैस निकल गया, हाइड्रोजन गैस। अब ये क्या बना? ये बना सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। तो क्वेश्चन में यही कह रहा था कि अ गैस इज इवॉल्व, कि एक गैस इवॉल्व हो रही है जब इथेनॉल को रिएक्ट किया जा रहा है सोडियम के साथ। नेम द गैस। तो जब सोडियम को इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी।
ऑल्सो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये होगी, और गैस कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथीन इज फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल at 443 443 Kelvin is heated with excess of concentrated H2SO4. What is the role of concentrated H2SO4 in this reaction? देखो, इससे पहले एक दो पहले क्वेश्चन, पीछे वाले क्वेश्चंस में भी हमने किया था कि अगर हमने इथेनॉल को, किसको, इथेनॉल को हीट किया कितने टेम्परेचर पे, at 443 केल्विन, एट 443 केल्विन टेम्परेचर पे हीट किया तो बन जाता है क्या, इथीन। क्या बन जाएगा, इथीन। अच्छा, यहाँ पे हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 भी यूज किया है। अब क्या होगा कि इथेनॉल, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं फिर समझते हैं इसके नेचर को। तो इथेनॉल तो ये हो गया ऐसे, ये हो गया इथेनॉल, ये हमने इथेनॉल बना लिया। ठीक है, ये हमने इथेनॉल बनाया, इसको हमने हीट किया, क्या किया, रिएक्शन भी लिखना था इसलिए मैं रिएक्शन भी लिख रहा हूँ। ठीक है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 के फॉर्म। अब क्या होगा कि यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और बन जाएगा ये इथीन, ऐसे ये बन गया। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 ने यहां से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव किया, क्या किया, रिमूव, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव किया। अब ये अगर वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर रहा है तो ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ध्यान से सुनते जाइए, किसकी जैसा काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या है, यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्यों है भैया डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे ये एक वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर दे रहा, और आपको पता है कि भैया जब वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो वो डिहाइड्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुआ है, और डिहाइड्रेशन हुआ है इस वजह से यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, कार्बन ग्रुप 14 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन फॉर टू फॉर्म कंपाउंड्स विद मेनी एलिमेंट्स। कह रहे हैं कि जो कार्बन है ग्रुप 14 का एलिमेंट है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बहुत सारे कंपाउंड्स बना देता है। तो अब हमें बनाना है इसका कंपाउंड किसके साथ, क्लोरीन के साथ। अब देखो क्या, कार्बन है तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो देखो इस क्लोरीन के तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इस कार्बन के नहीं हुए, तो फिर हम क्या करेंगे, एक और क्लोरीन को यूज करेंगे, ये भी शेयर करेंगे ऐसे। ठीक है, तो देखो इस वाले क्लोरीन के भी हो चुके हैं, लेकिन इस कार्बन का अभी भी नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे एक और क्लोरीन का एटम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक और क्लोरीन का एटम यूज किया, ये भी क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर हम नीचे वाले देखो इस वाले कार्बन को देखोगे तो इस कार्बन के अभी भी आउटर मोस्ट शेल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं हो रखे। क्यों होने चाहिए, कितने होने चाहिए था, 8 होने चाहिए थे, तो अभी इसके 7 हुए हैं, अभी 8 नहीं हुए। तो हम यहाँ पे एक Cl और यूज कर लेते हैं, और ये हमने ऐसे Cl यूज कर लिया, ये अब ये जो कंपाउंड बना ये कौन सा कंपाउंड है, CCl4। कैसा कंपाउंड बना, CCl4। तो क्लोरीन के साथ कैसा कंपाउंड बनाएगा, CCl4। ठीक है, वहीं पे अगर हम ऑक्सीजन के साथ की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ कैसे, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, लेकिन इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हो पाए, इस वाले कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हो पाए। तो ये क्या करेगा, ये एक और ऑक्सीजन को यूज करेगा, क्या इसको, एक और ऑक्सीजन को यूज कर रहा। अब ये इसके साथ क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। अब यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है वो इस तरीके का कंपाउंड बन रहा है, और ये जो कंपाउंड है ये कौन सा, CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के साथ पूछ रहा था कि ऑक्सीजन के साथ क्या कंपाउंड बनेगा, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड,
और क्लोरीन के साथ CCl4, इसे बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटे? कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर द वैलेंस शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस और डॉट। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस और डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। कितना है? 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो 2,8,7 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आगे क्या आ रहा है? ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये तो ए पार्ट में तो Cl का पूछा गया था, अब हमें क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा क्लोरीन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या करेंगे? अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। अब एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं ये, बाकी इनके तो 1 2 3 4 5 6, इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं बेटे। हाँ, अब देखो, अब इनके इलेक्ट्रॉन्स लपेटते हैं जरा। इस Cl के ये टोटल ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इस Cl के टोटल ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है Cl और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है इस तरीके से। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्या कह रहा है? कैटिनेशन इज द एबिलिटी, कह रहा है कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। कह रहा है कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है जिसमें एक एटम अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ क्या बनाता है? बॉन्ड बनाते हैं। इट इज एग्जिबिटेड बाय बोथ कार्बन और सिलिकॉन, ये दोनों के दोनों ये बनाते हैं। ठीक है, कैटिनेशन शो करते हैं, कार्बन भी शो करता है और सिलिकॉन भी शो करता है। कंपेयर द एबिलिटी ऑफ कैटिनेशन ऑफ द टू एलिमेंट। कह रहे हैं कि हमें इन दोनों एलिमेंट्स की कैटिनेशन की एबिलिटी को शो करना है। तो देखो, जो कार्बन होता है इसमें कैटिनेशन ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन का साइज क्या होता है? साइज ऑफ कार्बन इज स्मॉल, स्मॉल। ठीक है, ये इसमें जो कार्बन का साइज होता है स्मॉल होता है, वहीं पे सिलिकॉन का साइज कैसा होता है बेटे? लार्ज होता है, ज्यादा होता है सिलिकॉन का साइज। अब साइज ज्यादा होने से क्या होगा कि जब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, अब साइज क्या है कार्बन का? बना लेते हैं कि ये एक कार्बन है और एक दूसरा कार्बन है, ये कार्बन है और एक दूसरा कार्बन है, ये हमने कार्बन बना लिया दूसरा। अब क्या होगा कि जब इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी। तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी और जो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है। वहीं पे सिलिकॉन का साइज क्या होता है? ज्यादा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा सिलिकॉन का साइज भी क्या है? बड़ा ही है, मतलब कार्बन से बड़ा। अब इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी बेटा, तो ओवरलैपिंग कम होगी। इनके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओवरलैपिंग ज्यादा है और यहाँ पे ओवरलैपिंग कम है। तो कम ओवरलैपिंग की वजह से लेस ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग। ठीक है, लेस ओवरलैपिंग की वजह से जो वीक बॉन्ड बन रहा है, कैसा बॉन्ड बन रहा है? वीक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, कैसा बन रहा है? वीक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इसी वजह से जो कार्बन है, कार्बन में कैटिनेशन ज्यादा कैपेबल होता है, ज्यादा एबल होता है। ठीक है, तो इसका जो कैटिनेशन जो जब हमें कार्बन में जो देखने को मिलता है, इसमें जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड मिलते हैं वो इसी वजह से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वो बाकी जैसे सिलिकॉन सिलिकॉन के कंपैरिजन में स्ट्रांग रहता है इस वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स एंड शो एडिशन रिएक्शन। गिव द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश इथेन एंड इथीन। देखो क्या है,
दो तरीके की चीजें पढ़ रखी बेटे हमने, दो तरीके के हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हुए हैं। एक हमने पढ़ा हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ा हुआ है, और पढ़ा है बेटे हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी पढ़ा हुआ है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी पढ़ा हुआ है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं? सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं? मल्टीपल बॉन्ड वाले, मतलब जैसे डबल हो गया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे इथीन लिख लेते हैं। क्या लिखा हमने? इथीन। ऐसा। अब क्या होगा कि जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो रिएक्शन के टाइम पे ये जो बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, इनमें से एक बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। इनमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, अभी देखो क्या होगा, ये जो कार्बन है इसके सारे बॉन्ड पूरे नहीं हो रखे हैं, इस वाले कार्बन के भी सारे बॉन्ड पूरे नहीं हो रखे हैं। तो क्या होगा कि जो आएगा अटैकिंग रिएजेंट इस पर अटैक करेगा और इस पर अटैक करेगा, मतलब ये जो जो दोनों साइड्स हैं, जो ये दोनों कार्बन्स हैं, इन पे जाके कुछ ऐड हो जाएगा। इन दोनों कार्बन्स पे क्या होगा बेटे? कुछ ऐड होगा। इस वजह से जो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। क्यों शो करते हैं एडिशन रिएक्शन? वो इसलिए शो करते हैं एडिशन रिएक्शन क्योंकि भैया इनके पास क्या है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होंगे, टूटेंगे, और कार्बन के जो बॉन्ड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? अधूरे रह जाएंगे, तो वहां पे जाके अटैक करेंगे। इस वजह से ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अब क्या कह रहे हैं अगला? डिस्टिंग्विश इथेन फ्रॉम इथीन। इथेन को इथीन के साथ डिस्टिंग्विश करना है। तो हमारे पास है इथेन। क्या बेटे? इथेन। और है इथीन। जरा ध्यान से देखेंगे, इथेन है और इथीन है। इथेन क्या होता है बेटे? सैचुरेटेड। क्या होता है? सैचुरेटेड। और ये होता है इथीन, होता है अनसैचुरेटेड। इथीन कैसा होता है? इथेन सैचुरेटेड है और इथीन क्या है? अनसैचुरेटेड। अब इथेन को अगर हम बर्न करते हैं, अगर हम इसको इथेन को बर्न करते हैं, तो क्लियर फ्लेम आता है। क्या आता है? क्लियर फ्लेम बनता है और नो सूदिंग। नो सूदिंग मतलब जैसे जिसको काला कालापन सा जो बनता है ना, वो नहीं बनता है इसमें। वहीं पे अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बंद करते हैं तो येलो फ्लेम बनता है। कैसा बनता है? येलो फ्लेम बनता है और सूदिंग होती है। सूदिंग क्या होता है? सूथिंग। सूथिंग का मतलब होता है जैसे कालापन सा हो जाता है। जैसे अगर आपने कभी देखा होगा, जब आप दिया जला रहे हो जैसे, तो जो कालिक सी जमती है, तो वो सूथिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सूथिंग कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम कभी अगर एल्केन को या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं, तो जो फ्लेम होता है वहां पे कैसा होता है? क्लियर होता है। वहीं पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के टर्म में टाइम पे जो फ्लेम बनता है वो कैसा होता है? येलो कलर का फ्लेम बनता है और सूथिंग बनता है, मतलब काला काला का सपन, कालिक सी जैसे जमने लगती है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चंस इतने ही थे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों। नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस जरूर करिए आप। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नए वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। टिल देन, बाय बाय।